हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी हमारा चल रहा है एडुटेरिया के समान अध्ययन की बुक से प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रवीण सर के द्वारा दिया गया बुक है। ये बुक आपका ऑब्जेक्टिव बुक है, यानी कि इसमें आपको 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में आपको टॉपिक वाइज का वन लाइनर भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आपसे जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पुस्तक है आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम देखेंगे 25 और 26 को दोस्तों। तो इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। पीडीएफ भी जो लोगों को चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। और वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखिए। और चलिए हम देखते हैं आगे प्रैक्टिस सेट को, जहाँ तक हो पाएगा उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25। दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ इसके जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं उस पर थोड़ा बहुत भी नज़र डालेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है। अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है? तो 78% हमारे वायुमंडल में जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन सेकेंड स्थान पर आता है, यानी 21% जो है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद आर्गन आता है। आर्गन जो होता है आपका 0.93% होता है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन आपका कार्बन आपका 0.03% होता है। एंड उसके बाद अदर गैसेस आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपने समझ गया होगा सबसे ज़्यादा इसमें यही दो इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में एक तो आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र में एक है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है नवेगांव और एक चंदोली। ये तीनों आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम कर्नाटका की बात करते हैं, तो मुदुमलाई का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मुदुमलाई नहीं, मधुमलाई होता है। मधुमलाई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मधुमलाई के बाद आ जाता है एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर भी आप लोग जानते होंगे, ये भी कहाँ का है? ये भी बांदीपुर। उसके बाद हम बात करते हैं बन्नेरघट्टा, नागरहोल, ये सभी कहाँ का है? कर्नाटक का है, कर्नाटक का। उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चित है, काफ़ी चर्चित है। कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु है। आगे देखते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात करें तो ये आप विश्व विरासत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 18 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम 23 जून को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। और ओलंपिक डे के साथ साथ और एक और डे होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी हम देखते हैं। एक और कौन सा होता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 23 जून को है। 24 अप्रैल BVI है, इसे याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी के बारे में सबसे पहले समझिए। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है ये आपका मध्य यूरोप का सबसे बड़ी पर्वतमाला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो माउंट ब्लैक जो है फ्रांस में, वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत की, और ये मध्य यूरोप की सबसे
सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ये भी याद रखिएगा। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका विस्तार कहाँ पे नहीं, किस श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है। किसी भी वृक्ष के पत्तों की सरसराहट, दैट मीन्स कि आपका साउंड जो होता है उसको हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, डेसिमल में मापते हैं, या फिर आप लोग मीटर सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं, है ना, मीटर सेकेंड या डेसिमल। तो इसमें कितना हो जाएगा, 100 डेसिमल होता है। कितना, 100 डेसिमल। अगर हम बात करें साउंड की, तो साउंड सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होता है, ठोस में होता है। और ध्वनि का जो स्पीड होता है वो उसके घनत्व पर निर्भर करता है, किस पे, उसके घनत्व पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बी, सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 100 डेसिमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 डेसिबल। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो मिट्टी की रचना सामान्यतः निक्षेपण के द्वारा होती है। किसके द्वारा, निक्षेपण के द्वारा। अगर हम अपर्दन की बात करें तो इसे चट्टानों का विखंडन अपर्दन में होता है, चट्टानों का विखंडन अपर्दन होता है। और अपक्षय जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद चट्टान होते हैं उसका टूटना फूटना अपक्षय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। तो खंभात की खाड़ी जो है ये आपका स्थित कहाँ पे है। तो खंभात की खाड़ी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर से सूरत। भावनगर सूरत के बीच खंभात की खाड़ी जो है ये स्थित है। अगला है, शोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है। तो शोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान की अगर हम बात करें तो ये है आपका कहाँ पे, निकोबार में। निकोबार में शोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक होता है अमिनी दीवी एक जनजाति है। उसके बाद कोया भी है, मालिमस है, मेलाचेरी, ये सब लक्षद्वीप की जनजाति है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि शोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान, तो ये निकोबार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवस्थित होता है। बादल किस मंडल में अवस्थित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। बादल संबंधित घटना किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ओजोन परत आपका समताप मंडल में होता है, ओजोन परत, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। आयन मंडल, उसके बाद है वायुमंडल। अगला अब आते हैं 10 नंबर पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की स्तुति किस समिति ने की थी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की जो स्तुति है वो फेरवानी समिति ने किया था, क्योंकि गायोपेरिया समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है और इसे 1991 में लाया गया था। वहीं फेरवानी समिति जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना से संबंधित है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना जो हुआ था 1992 में हुआ था। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। कौन, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका स्थापना 1992 में हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। भारत का सबसे पुराना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये। अगला प्रश्न है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे आपके मार्शल। कौन है, मार्शल। मार्शल की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, आप लोगों को याद होगा, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है, एडम स्मिथ की, एक अर्थशास्त्री है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किया जाता है राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इसके नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में जो अनुसूचियां थी उस समय टोटल इसमें 10 अनुसूचियां थी। कितनी थी, 10 अनुसूचियां थी। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था को जो शामिल किया गया है इसमें कितने विषय कार्य के लिए प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। कितना, 29 इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए,
भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया हुआ है, इसे मैच करना है। तो सबसे पहले इसे हम मैच करते हैं। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा होगा। 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो है वो डी करेक्ट आंसर होगा, डी। 16 नंबर प्रश्न देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की आवृत्ति की व्याख्या किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल 29 में जो है ये दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन ए जो है आर्टिकल 29 ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें आर्टिकल 45 का, आर्टिकल 45 तो इसमें क्या है कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे बाल्यावस्था में उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा, उसका शिक्षा इससे संबंधित है आर्टिकल 45। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो अभी वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है आपसे कि संघ सूची का विषय नहीं है, तो संघ सूची का इसमें से विषय जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग संघ सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं वो निर्वाचित होते हैं 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो 18 का करेक्ट आंसर ए हो गया। आगे देखते हैं 19 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 70वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, संविधान संशोधन 70वां संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। अब 20 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला है, गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो गंधार कला शैली में जो किसका संश्लेषण है ये देखना है। तो इस प्रश्न का आंसर है भारतीय तथा यूनानी कला का। गंधार कला शैली में भारतीय तथा यूनानी कला का क्या है? संश्लेषण है। आगे देखिए 22 नंबर, भारत भ्रमण पर आए हेनसोंग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो उसका यात्रा वृत्तांत जो है उसमें उसने किस नगर के बारे में लिखा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र के बारे में। हेनसोंग की एक रचना है सी यू की। कौन सी? सी यू की। उसके बाद अगर हम बात करें, हेनसोंग जो है किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसोंग, है ना। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ आपके वेद का नाम दिया है, दूसरी तरफ उधर ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है, इसे मैच करना है। तो चलिए इसे मैच करते हैं। सबसे पहले आपका दिया हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद का संबंध, ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका कौस्तकी। कौन है? कौस्तकी। यजुर्वेद का है शतपथ। सामवेद का हो जाएगा आपका पंचविश और अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ। तो ऋग्वेद का कौस्तकी है, यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का पंचविश है और अथर्ववेद का क्या है? ये हो जाएगा आपका गोपथ। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम 24 को देखते हैं, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख का संबंध जो है वो गौतमी वालश्री से है। किससे? गौतमी वालश्री से। रुद्रादामन की अगर हम बात करें तो रुद्रादामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख सब जानते होंगे, जूनागढ़ का। किसका? जूनागढ़ का। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में है।
स्कंदगुप्त का किस में है? तो स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख में है ना। तो नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। अब आते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास। गुरु रामदास के द्वारा पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। गुरु रामदास जो है वो क्या है? गुरु रामदास जो है वो कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे। अगर हम बात करें प्रथम कौन थे? तो प्रथम गुरु आपके गुरु नानक थे। ठीक है, टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें प्रथम गुरु नानक थे, सेकेंड अंगद हो गए थे, थर्ड आपका अमरदास हो जाएंगे थर्ड। उसके बाद फोर्थ आपका गुरु रामदास आ गए, फिफ्थ में अर्जुन देव थे, सिक्स्थ में हरिगोविंद थे, सेवेंथ हरराय, और 8 में आपके कौन हो जाएंगे? हरकिशन थे। और 9 की बात करें तो तेंग बहादुर, और 10 हरगोविंद सिंह थे। तो ये 10 गुरु थे इनके। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो कह रहा है कि किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुगलक के समय। तुगलक राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरी बोली। अमीर खुसरो ने अपने अग्रगामी की भूमिका निभाई थी खरी बोली। किसमें? खरी बोली में। अगला प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इंडियन ओपिनियन पत्र जो है ये उर्दू में नहीं छपता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहला उर्दू अखबार कौन सा था, तो पहला उर्दू अखबार की बात करें जो जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कोलकाता से। उसका नाम था जाम-ए-जहांनामा। यह पहला अखबार था, जो पहला समाचार पत्र था जो उर्दू में छापा गया था भारत का। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी का बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट, है ना। तो इसमें उर्दू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो स्वदेशी समर्थक जो थे, एक नेता कौन थे? वो थे दादा भाई नेहरूजी, स्वदेशी के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का सुझाव जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने सुझाया था। अगर 1992 में अगर हम बात करें 1992 की अगर हम बात करें कि उस समय जो है जापान में रास बिहारी बोस, जापान टोक्यो में इन्होंने सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान 1942 कब? 1942 जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने टोक्यो जापान में इसका स्थापना किया था। किसका? ये आज़ाद हिंद फौज का। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1943 में इसका जो सरकारी रूप से इसको मानता हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जिस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उस तरीके से आंसर कीजिएगा। अगर स्थापना की बात अगर इस टाइप के ऑप्शन में मिलता आपको तो सुभाष चंद्र बोस आप लोग ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन अगर रास बिहारी बोस होता तो ऑप्शन आप लोग पहले वो करते। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी में ऑप्शन ई मिलता है तो ई कीजिएगा ऑप्शन। तो नेक्स्ट है आपका, सुझाव किसने दिया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। वैसे आप लोग इसका एक बार कमेंट करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी एंड मैंने जो बुक पढ़ा है उस बुक में मुझे ये देखने को मिला है, इसलिए मैं बता दी हूँ, और आप लोग एक बार अपना राय बताइएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर में एक तरफ आविष्कार है, दूसरा तरफ आविष्कारक का नाम दिया हुआ है। देखिए, हेम्योपैथी का हैनीमैन सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, रक्त परिवर्तन की बात करें तो इनका संबंध किससे था? रक्त परिवर्तन का। तो ये हो जाएंगे आपके रक्त परिवर्तन का हो जाएगा, एक मिनट, रक्त परिवर्तन का आपका हो जाएगा कार्ल लैड-स्टीनर। गर्भ निरोधक गोलियां का हो जाएगा पिनकस, और बैक्टीरिया का हो जाएगा, बैक्टीरिया किसका हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। उसके बाद हेम्योपैथी आपका हो जाएगा हैनीमैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं। इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
फफूंदी यानी कि फंगस के कारण होता है। तो फंगस के कारण होने वाला जो इसमें बीमारी है वो आपका एथलीट फूड है। कौन है? एथलीट फूड। देखिए फंगस, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। थोड़ा सा फनी है बट आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं इसे बताती हूँ ताकि आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपका गंजा दामाद खाए फ्रूट, है ना, खाए फ्रूट। तो देखिए गांजा से आपका गंजापन हो गया, ठीक है। दमा से दम्मा हो गया। द से आपका हो जाएगा दाद, द से हो जाएगा दाद। खाए से आपका हो जाएगा खाज, खाज जिसको खुजली बोलते हैं। उसके बाद फ्रूट से आपका एथलीट फूट हो जाएगा, एथलीट फूट, ठीक है। तो इस तरीके का एक ट्रिक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल सुमेलित है 33 का। उसके बाद विटामिन B7 बायोटीन, ये भी सुमेलित है। विटामिन ई फिलोक्यूनिन, क्या ये सुमेलित है? नहीं, ये सुमेलित आपका नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल है, करेक्ट है। आगे देखते हैं प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें कि 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी अपने से पहले से होता है और 10 हम लोग बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो वो 20 से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है आपका वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? तो किडनी का जो कार्यात्मक इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है। कौन होता है? नेफ्रॉन। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है। कौन है? ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्स रोग जो होता है ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज, देखिए मौ से मटर, मौ से मार्स और मौ से मैग्नीज, तीनों मौ से है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व जो हो जाएगा वो रेडॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में जो कांच का प्रयोग किया जाता है वो कांच कौन सा होता है? तो वो कांच होता है आपका प्रकाशीय कांच होता है। प्रकाशीय कांच होता है, नहीं सॉरी, प्रकाशीय कांच ही होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, प्रकाशीय। मुझे क्रूक्स लगा, चश्मा में होता है वो, धूप वाला चश्मा जो होता है उसमें क्रूक्स कांच का भी उपयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट हो जाएगा कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कांसा जो होता है वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर और एसेंस से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है? कांसा। अगला प्रश्न है कि कांसा जो होता है तो ऑप्शन बी इसका अच्छा, कहीं कहीं आपको ना ऐसा टीन भी लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कॉपर और टीन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट जो है वो किसका मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निकेल का। मिलेराइट जो है वो निकेल का अयस्क है। अगला प्रश्न है मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? तो मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का जो रंग होता है वो होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे मैच करते हैं। तो 43 का आपका सबसे पहले इसे हम मैच करते हैं। तो दिया है कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का आपका क्या हो जाएगा? जी डैमलर। कार्बोरेटर के खोजकर्ता कौन थे? जी डैमलर इसका आविष्कारकर्ता थे। डायनमो के आविष्कारकर्ता कौन थे?
तो डायनमो का आपका हो जाएगा माइकल फेराडे। नाइलॉन का हो जाएगा, नाइलॉन का आपका हो जाएगा डॉक्टर वालेस कैरायर्स। और स्टील का हो जाएगा हेनरी लेसेमर। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 3 2 1। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है। तो ऐसा कौन सा राशि है, ऐसा कौन से दो राशि का मात्रक समान होता है, तो इसे हम देखते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है ना। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई। तो इस प्रश्न का आंसर है 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। 46 है कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ इतना पड़ता है कि वो घटता है, क्या होता है, घटने लगता है। 47 है आपका कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होगी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में जो होगा ध्वनि का चाल सर्वाधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से जो नहीं है वो है अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953, क्या ये सुमेलित है। तो ये सुमेलित है आपका। उसके बाद है ललित कला अकादमी 1954, ये भी आपका सुमेलित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861, सॉरी देखिए एक मिनट, संगीत कला नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में हुआ था। ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में। तो इस सभी में आपका जो है वो सभी सही दिया हुआ है। अगला है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। एफ से फुटबॉल, एफ से फेडरेशन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम इसका वन लाइनर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले दिया है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहे-वे-खबर के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह को साहे-वे-खबर के नाम से जाना जाता था। लंपट मूर्ख जहांदर शाह को कहा जाता है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। घृणित कायर के नाम से फर्रुखसियार को जाना जाता है, घृणित कायर। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाना जाता है सैयद बंधु, जो दो भाई थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इन दोनों भाइयों को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था दिल्ली पर, किसके समय, मोहम्मद शाह के समय। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था ये मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दावली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दावली ने। और अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ, रंगून कर दिया गया था। कहाँ पे, रंगून में कर दिया गया था। अब है उत्तरकालीन मुगल शासक का समय। बहादुर शाह जो था वो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया, 1707 से 1712 तक। जहांदर शाह 1712 से 1713, मात्र 1 वर्ष। फिर फर्रुखसियार आया जो 1713 से लेकर 1719 तक रहा, 1713 से यानी कि 6 साल। उसके बाद मोहम्मद शाह की अगर हम बात करें तो ये 1719 से 1748 मोहम्मद शाह। फिर आया अहमद शाह 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय ये आया आपका 1754 से 1759 तक आलमगीर। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक शाह आलम द्वितीय। और अकबर द्वितीय जो था 1806 से 1837 तक। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। तो ये कुछ आपका इम्पॉर्टेंट उत्तरकालीन मुगल शासक का क्रम दिया हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाता है कि किसका मैच सही है या फिर इसको आपको मैच करना होता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिस सेट। अब आगे देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण पूछा गया है तो ये झील हो जाएगा। झील क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर है।
अगला है पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो स्वपोषी घटक होते हैं वो पादप होता है। कौन होता है? पादप। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो जो इन पराबैंगनी किरणें होती है वो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। किसका? त्वचा कैंसर का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण इसमें से जो नहीं है वो CO, कोबाल्ट जो है आपका ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड सभी आपका उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो सर्वोत्तम है वो है आपका सौर सेल। कौन है? सौर सेल पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है। और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। बाकी आपके सभी सही है ऑप्शन ए को छोड़ के। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ स्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट किलिमंजारो है। और ये जो स्थित है आपका तंजानिया में है। कहाँ पे? तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो भारत में लौटते हुए मानसून में वर्षा जो होती है वो भारत के तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया आता है, जिबूती आता है, सोमालिया आता है, बरमूडा नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काजू की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है। देखिए काजू की खेती के लिए पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न का आंसर आपका लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। रेगुर मिट्टी की बात करें तो इसे ही दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, दोमट मिट्टी कहते हैं कि उसको ये एक मिनट। तो रेगुर मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी का। और इसे लावा मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, कपास की खेती के लिए। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे होता है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। भारत में सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहीं होती है तो वो गुजरात में होती है। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें ना तो ये जलोढ़, इसे हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। ये जो होती है जलोढ़ मिट्टी ये आपका पाई जाती है, इसमें पोटास, फॉस्फोरिक चूना और जैविक पदार्थ का क्या होता है? प्रचुर मात्रा पाया जाता है। और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस तत्व का बहुत कमी होता है। इसमें जो गन्ना है, चावल है, गेहूं, मक्का, दलहन इस टाइप की इसमें खेती होता है। ठीक है। गहन कृषि इसमें की जाती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। तो आपसे पूछा गया कृषि जो है काजू के लिए वो लेटेराइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में। कब? 1983 में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 1960 की बात करें तो 1960 में STD सेवा शुरू हुआ था। कौन सी सेवा? STD सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 में। 1972 की बात करें तो पिन कोड शुरू कब से हुआ था? 1972 में। और 1986 में याद होगा कि स्पीड पोस्ट शुरू हुआ था। कब? स्पीड पोस्ट इसी 1986 में शुरू हुआ था। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर देखते हैं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत जो भारत में की गई वो 1952 में 1952 में की गई। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है दिए गए विकल्प में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। इसमें से डॉक्टर वगैरह आ जाता है, परिवहन संबंधित आ जाता है, तो ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाता है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें ना तो इसमें कृषि यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो जाता है। जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना, खाद्यान्न, ये सभी आपका आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को ही माध्यमिक या फिर विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें खाद्य निर्माण हो गया, विद्युत हो गया, कपड़ा, हस्तशिल्प, लौह, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपका आंसर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद किस पर मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है ये मापा जाता है स्थिर दाम पे। किस पे? स्थिर दाम पे।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अशिष्टों का अनिष्ट कहा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन को अशिष्टों का अनिष्ट कहा था, इविल टू ऑल इविल कहा था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एनएनपी, अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ये जो आपका है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएनपी का, सॉरी राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम। अगला प्रश्न है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की जो बात है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यूएसए से मौलिक अधिकार जो है इसका मौलिक अधिकार स्रोत कहाँ? यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। कौन से भाग? भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, सॉरी भाग 3 में। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर, तो आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा भाग 3 का? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका इसमें 12 से लेके 35 तक। क्या 12 से लेके 35 आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा, है ना? कितने मौलिक अधिकार है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट आता है, आप सेकंड क्या है आपका? सेकंड का आ रहा है, सेकंड आपसे पूछा जाए, एक मिनट, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है किसका मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग संख्या 4 है, आप लोगों को पता है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का है ना? अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य जो है याद होगा कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसका 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ये रूस से लिया गया है। भाग संख्या 4 के क में इसको रखा गया और आर्टिकल 51 के क में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार जो है वो है किसके पास? महान्यायवादी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, महान्यायवादी। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा विधानसभा की सीट की संख्या में। 20 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में जो है वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगर हम बात करते हैं 52 से लेके 62 तक में, 52 से लेके कितना, 52 से लेके आपका राष्ट्रपति का जो है स्टार्ट हो गया 61 तक, 61 तक ही, हाँ शायद 61 तक ही है। और देख लीजिए इसमें क्या है, आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 52 में, तो आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति का पद हो जाएगा। आर्टिकल 53 क्या होगा? कार्यपालिका की शक्ति हो जाएगा। 53 में कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगा। उसके बाद 54 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है? निर्वाचन मंडल किसका? राष्ट्रपति का। 55 तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो चुनाव होता है उसके बारे में दिया है आर्टिकल 55 में। और 56 आपका क्या है कि पदावधि, यानी कि पद समाप्त होने की अवधि तक वो तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुना नहीं जाता है तब तक, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सांसद की बैठक होना आवश्यक है? तो सांसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम जो होना चाहिए वो 2 बार होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का विधेयक पारित करके किया जा सकता है नए राज्य का सृजित। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो कहा जाता है वो बी.आर. मेहता को कहा जाता है। किसे? वी.आर. मेहता को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1892 भारत परिषद अधिनियम के द्वारा।
25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो संविधान की अवधारणा जो है ये दिया हुआ है फ्रांस का। किसका? फ्रांस का दिया हुआ है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। सबसे बड़ा साम्राज्य था सल्तनत काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो गैर मुसलमान से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था उसे जजिया कहा जाता था। जजिया कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो शाहजहां के समय में जो विदेशी यात्री आया था वह मनुची था। कौन? मनुची। अगला प्रश्न है, आंसर पूछा जा रहा है आपसे कौन होगा, तो इसमें बारबोसा हो जाएगा, है ना। मैं इसका आंसर लगा दी, बारबोसा हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और ऑप्शन है आपका वर्नियर, ट्रेवेनियर, मानुची और बारबोसा, जिसमें कह रहा है कि उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था। तो नहीं आने की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें से जो वर्नियर तो आया था, मानुची आया था, ट्रेवेनियर आया था, तो आया कौन नहीं था? तो जो बारबोसा है वो नहीं आया था। बारबोसा नहीं आया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है। राजवेटकर के रूप में किया गया, यानी राजवेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। तो ये देवराय द्वितीय को, देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो पिछले वाले सेट में ही बताए हैं गिरनार अभिलेख का संबंध आपका किससे है, तो वो है आपका रुद्रदामन से। रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार अभिलेख। अगला प्रश्न है शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय। तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन? पशुपत है। अगला प्रश्न है कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्होंने उस 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया था, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है। तो भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन जो है दिया गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रश्न है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1937 में गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1937 में कौन से गांव में हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक की उपाधि दी गई थी, ये देने वाले थे कौन से व्यक्ति। तो ये दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा देश नायक की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। तो शक्कर के मिश्रण के दौरान जो यौगिक हमेशा बनता है वो यौगिक इथाइल अल्कोहल बनता है। कौन सा? इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में जो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक जो होती है वो आपका एंथ्रासाइट कोयला में होता है, कार्बन का मात्रा सबसे ज़्यादा। अगला है नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। तो नाफ्टा का जो सदस्य देश इसमें से नहीं है वो है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इसमें से नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है। तो ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है उसमें क्या मिला होता है, उसमें एक तो सोडियम नाइट्रेट भी होता है और डेक्स्ट्रो होता है। डेक्स्ट्रो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है। तो हरितगृह गैस ऑक्सीजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी हैं। अगला है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। किसके पीछे? रेटिना के पीछे बनता है।
46 है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ये कथन जो है आपका सत्य है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान क्या चीज से, वेग, त्वरण, समय या चाल, तो इस प्रश्न का आंसर आपको यहीं से मिलना है, चाल से। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो किसी वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व और उल्टा होता है। कैसा होता है? पार्श्व और उल्टा होता है। ऑप्शन इसका जो है वो सी करेक्ट है। अब 49 देखिए, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत का सिद्धांत जो है ये कार्य करता है एक तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर और ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपका ये जो है करेक्ट है। 50 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन जो करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब आइए वन लाइनर पे। देखिए, भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, जो 17 मई 1498 को आया था कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह। अगला है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मीडा का ही था, भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था ये गोवा को जीता था, किससे? यूसुफ आदिल शाह से। 1510 में इसने गोवा को जीत लिया था। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो स्थापित की थी कहाँ पे? कोचीन में स्थापित किया था। डजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में डजों ने। और जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी सूरत में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त सूरत में दी गई थी। डजों एवं अंग्रेज के मध्य बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। डच और अंग्रेज के बीच बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। और 1760 में फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बांडीवास का युद्ध हुआ था। बेदरा के बाद बांडीवास का युद्ध हुआ था। मुगल दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 में आए थे। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। उसके बाद सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। कब? 1615 में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए दर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कब? 1668 ईस्वी में। अब ये आपका विदेशी कंपनी और उसका स्थापना वर्ष है, ठीक है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1498 में, फिर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, फिर डच का 1602 में, डेनिश का 1616 में और फ्रांसीसी का 1664 में। ये तो विदेशी कंपनी का स्थापना वर्ष देखे। अब देखिए युद्ध वर्ष और उसकी संधि। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच हुआ था। और ये जो है एला सापल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था, जिसमें पांडुचेरी की संधि के साथ इसे समाप्त किया गया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था, जिसे पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अब है आपका युद्ध की प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था, मद्रास की संधि। उस टाइम गवर्नर जनरल कोई नहीं थे। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था 1780 से 84 के दौरान, उस मंगलौर की संधि इसी के समय में हुआ था। और वारन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ था। और संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम गवर्नर जनरल थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज अली थे। तो ये आपका वन लाइनर यहाँ पे समाप्त हो गया। प्रैक्टिस सेट आपका 2 कंप्लीट हम कर दिए हैं। अब बच गया आपका 27-28। नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।